नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने भौतिक विज्ञान शुरू कर दिया था, फिजिक्स को शुरुआत कर दी थी हमने, और उसके अंतर्गत हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है और कहां से, किस चैप्टर से सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि वेव, साउंड, लाइट और हीट ये ऐसे चैप्टर हैं जो भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स के अंतर्गत आते हैं और यहीं से प्रश्नों की संख्या भी सर्वाधिक होती है। तो इन सारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में हमने आपको समझा दिया था और बता दिया था अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। शुरुआत हमने किया था वेव से, तरंग से। आज फिर मैं हर एक रोज की तरह 5 मिनट में तेजी से उन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा जो पिछले लेक्चर में हमने बात कही थी। तो हमने आपको बताया था कि तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो किसी न किसी माध्यम में संचरित होता है या बिना माध्यम के संचरित होता है। हमने आपको बताया था कि इन माध्यमों के संचरण की दशा को देखते हुए इन तरंगों को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहले प्रकार के तरंगों को हम यांत्रिक तरंगों के नाम से जानते हैं, मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं, और दूसरी प्रकार की तरंगों को हम अयांत्रिक तरंगों के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। वहां पर हमने आपको यह भी बताया था कि यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी न किसी क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगे संचरित नहीं हो सकती हैं। पहली और महत्वपूर्ण चीज, जब भी मैकेनिकल वेव संचरित होंगी, जब भी यांत्रिक तरंगे चलेंगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए कि यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए हमेशा और हमेशा मीडियम की आवश्यकता होगी। या तो वो ठोस में चलेंगी, या तो द्रव में चलेंगी, या फिर वो गैस में ही चलेंगी। जबकि अयांत्रिक तरंगों के साथ ऐसा नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव के साथ ऐसा नहीं है। अयांत्रिक तरंगे माध्यम के साथ भी गमन कर सकती हैं और माध्यम के बिना भी गमन कर सकती हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन अयांत्रिक तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से भी जाना जाता है, इनको विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। और हमने आपको बताया था कि जैसे कि ध्वनि के विषय में हम बात करेंगे तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर माध्यम नहीं रहे, निर्वात में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में वहां पर मीडियम नहीं उपस्थित होता है, बीच में वहां पर माध्यम नहीं पाया जाता है। यह चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात हमने उसको पुनः अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में बांटा था और उनकी विशेषताओं पर हमने अध्ययन किया था। उसके पश्चात हमने तरंगों से संबंधित कुछ शब्दावलियों के विषय में चर्चा किया था, जैसे कि आयाम क्या होता है। तो हमने बताया कि तरंग जो होता है अपनी माध्य स्थिति से कितना अधिकतम विस्थापित होती है, उसको हम उस तरंग का आयाम कहते हैं, या उसको उस तरंग का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसके पश्चात हमने ये भी बताया था आपको कि जो दूसरा तरंगों से संबंधित शब्दावलियां है उसमें तरंगदैर्ध्य का नाम आता है, वेवलेंथ का नाम आता है। तो श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, उसको हम तरंग दैर्ध्य के नाम से हम जानते हैं। इसके पश्चात हमने आपको बताया था आवृत्ति के विषय में और टाइम पीरियड अर्थात आवर्तकाल के विषय में। तो आवर्तकाल में हमने आपको बताया कि तरंग एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लेती है वह उस तरंग का क्या कहलाती है, वह उस तरंग का आवर्तकाल कहलाती है। और जबकि 1 सेकेंड में तरंग कितना चक्कर लगाएगी वह उस तरंग का क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी, जिसको हर्ट्ज में हम मापते हैं। और वहीं पर हमने आपको बताया था कि v = n लैम्डा एक संबंध होता है तरंग के चाल की, आवृत्ति की और तरंग दैर्ध्य के बीच में। तो वहीं पे हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला वहीं से आपका निकल कर आता है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आगे
इस पर बहुत सवाल भी आएंगे कि ये जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये जो वेवलेंथ होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आवृत्ति के। अर्थात जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, जब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी, क्योंकि इन दोनों में एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो ये इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, समझा दिया था। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज की क्लास की, और आशा करता हूँ कि पिछले लेक्चर में किसी प्रकार की कोई दुविधा या परेशानी आपको नहीं हुई होगी। भौतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको अगर आप दैनिक जीवन से जोड़कर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। जो यूपीएससी की अगर मैं बात करूं या यूपीएससी की मैं बात करूं तो दैनिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी विज्ञान के जो क्रियाकलाप होते हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही कारण होता है कि अगर आप भौतिक विज्ञान के केवल एग्जाम्पल को कवर कर लीजिए, केवल और केवल एग्जाम्पल जो उदाहरण होते हैं उसको अगर आप कवर कर लीजिए तो 80% आपका भौतिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है आप उसको कर लेंगे। आप पेपर उठाकर देखिएगा विगत 10 सालों का, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि अगर आप एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछ देता है आपके एग्जाम में, बाल्टी में छड़ क्यों टेढ़ी दिखाई देती है, सूर्य क्यों लाल दिखाई देता, आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, मृग मरीचिका क्यों बनती है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन सिद्धांत है, हीरा क्यों चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या लगा होता है, और दर्पण के विषय में पूछ लेता है इसी प्रकार से क्वेश्चन। तो टोटल जितने भी लगभग 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके उदाहरणों से संबंधित होते हैं। आगे चल के हम उदाहरणों पे 2 पेज में आपको पूरे जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा, और उतने से आपका काम चल जाएगा 80% का। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन जो पूछे जाने का ट्रेंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप भौतिक विज्ञान में कंप्लीटली आपकी समझ विकसित नहीं होगी, आपको समझ विकसित करना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा हर एक चैप्टर को। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता है। कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, कुछ चीजें जो है जब आप पेपर सॉल्व करते हैं उसके साथ आती हैं। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम केमिस्ट्री को पूरा अच्छे तरीके से उस पर शोध कर लें, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उससे आप नंबर नहीं गेन कर पाएंगे। नंबर गेन करेंगे तो आप बायोलॉजी से ही नंबर गेन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप हिस्ट्री से करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा आते हैं। तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आते हैं, आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर तय की जानी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर ही आपको पढ़ाई की जानी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की जितना ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप ज्यादा तवज्जो दें। सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है लेकिन प्राथमिकता के आधार पर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज तो यांत्रिक तरंगों के विषय में हमने आपको बता दिया था। आज मैं आपके बारे जो है बताने चल रहा हूं अयांत्रिक तरंगों के विषय में। अयांत्रिक तरंगों के विषय में, अयांत्रिक तरंगों को क्या बोलते हैं? इसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। लेकिन यहीं पे याद रखिएगा कि अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। और अयांत्रिक तरंगों के विषय में हमने आपको बताया था कि ये ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ये तरंगे कौन सी तरंगे? अयांत्रिक तरंगे माध्यम के बिना भी व माध्यम के साथ भी गमन कर सकती हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता होती है कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना जाता है। और
ये जो होता, अच्छा क्यों विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जाता है? क्योंकि ये विक्षेपित होती रहती हैं। विद्युत अगर क्षेत्र में इनको रखा जाए तो ये एन पर को है जो है विक्षेपित होने का संभावनाएं प्रकट करती हैं, और ये बिना माध्यम के भी संचरित होती हैं और माध्यम के साथ भी संचरित होती हैं। ये इनकी प्रबल विशेषता होती है, किसकी? नॉन मैकेनिकल वेव की। अब हमको कौन कौन सी अयांत्रिक तरंगों को पढ़ना है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी अयांत्रिक तरंगें होती हैं उसको हम समझ लेते हैं। अयांत्रिक तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक्सरे के बारे में हम बात करेंगे, हम गामा रे के बारे में बात करेंगे, हम इंफ्रारेड के बारे में बात करेंगे, हम अल्ट्रावायलेट रे के बारे में बात करेंगे, हम विजिबल रे के बारे में बात करेंगे, हम रेडियो वेव के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप इन तरंगों के विषय में बात करेंगे तो आप 2-3 चीजों को बहुत ध्यान में रखेंगे। पहला कि जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि एक्सरे है, तो एक्सरे क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्यों विद्युत चुम्बकीय तरंग है? क्योंकि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, इस वजह से इसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरंगों के विषय में आपको पता होना चाहिए कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आती है, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शन में से पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है या कौन सा अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, उसके खोजकर्ता का नाम पता होना चाहिए कि उसको किसने खोजा है। रॉन्टिजन ने खोजा है कि रिटर ने खोजा है कि न्यूटन ने खोजा है कि मार्कोनी ने खोजा है कि हर्ट्ज ने खोजा है, किसने खोजा है, उस खोजकर्ता का नाम। दूसरी चीज, उसकी तरंग दैर्घ्य के विषय में आपको पता होना चाहिए, वेवलेंथ के विषय में, क्योंकि तरंग दैर्घ्य अगर पता हो गया तो आप आवृत्ति की गणना कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की गणना। जिसकी भी तरंग दैर्घ्य जितना निम्न होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, और आवृत्ति जब अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ये बताया कि आवृत्ति का सीधा संबंध ऊर्जा से होता है, एनर्जी से होता है। तो जब तरंग दैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, अर्थात ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो तरंग दैर्घ्य के विषय में पता होना चाहिए, खोजकर्ता के विषय में पता होना चाहिए, और उसका कुछ दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होता है, उसका दैनिक जीवन में कुछ एप्लीकेशन होते हैं या कुछ कह सकते हैं उपयोग किया जाता है उन तरंगों का मानव जीवन के लिए। तो उस अनुप्रयोग को या उसके उपयोग के विषय में हमको पता होना चाहिए। तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप किसी नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में या अयांत्रिक तरंगों के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक चार्ट की मदद से मैं इसको पूरा समझा देना चाहता हूं। इस चार्ट का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब यहां पर जितनी भी तरंगे हैं वो सारी की सारी कैसी तरंगे हैं? वे एक प्रकार की अयांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। पहली जो तरंग है वो गामा रे है। गामा रे, उसको कहा जाता है गामा रे। क्यों हमने इस क्रम में लिया है? वो इस क्रम में लिया है क्योंकि हम तरंग दैर्घ्य के घटते से बढ़ते क्रम में हम चल रहे हैं। तो गामा रे के खोजकर्ता पहले आपको पता होना चाहिए, तो कौन है? बेकुरल महोदय हैं। बेकुरल महोदय आगे चलकर आप पढ़ेंगे, हेनरी बेकुरल वैज्ञानिक का नाम है, और इसको गामा रे को बेकुरल किरणें भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही खोजा था। जब आपको हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे, रेडियो धर्मिता पढ़ाएंगे, तो उसके अंतर्गत हम हेनरी बेकुरल के विषय में बात करेंगे, मैडम क्यूरी के विषय में बात करेंगे, पियरे क्यूरी के विषय में बात करेंगे। तो बेकुरल ने इसकी खोज किया था, और इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक का है। इसकी वेवलेंथ जो है 10⁻14 से लेके 10⁻⁻10 मीटर। अब ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है? याद नहीं करना है, और नहीं आपके एग्जाम में ये तरंग दैर्घ्य से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, एक चीज आपके दिमाग में ये पता हो जाना चाहिए कि ये इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत कम है, -14 है। -14 से लेके -10 तक है, मतलब बहुत कम है इसकी तरंग दैर्घ्य। और जब इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति बहुत अधिक है। और जब आवृत्ति बहुत अधिक है तो क्या मैं दूसरे शब्दों में नहीं कह सकता हूं कि उसकी ऊर्जा बहुत अधिक है? तो उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। किसकी? गामा रे की। और ऊर्जा अधिक होने की वजह से इसकी वेधन क्षमता
यानी कि ये स्टील की मोटी मोटी चादरों को भी आसानी से भेद सकती है, आसानी से आर पार जा सकती है। तो इसकी वेधन क्षमता जो होती है अत्यधिक होती है, सर्वाधिक होती है। किसकी? इस गामा रे की। गामा रे की वेधन क्षमता, ये जितनी भी प्रकार की तरंगे हैं उन सारी तरंगों में इस गामा रे की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रयोग कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है, कृत्रिम जो है रेडियोधर्मिता में किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कैंसर का उपचार होता है, ठीक है, कुछ और पॉइंट हैं, आप इसको लिखते चलेंगे। जो कैंसर का उपचार किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है जिसका नाम होता है कोबाल्ट सिस्टे। ठीक है, अब समस्थानिक क्या होता है इसके विषय में जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो समस्थानिक, संभारिक, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है जिसका नाम होता है कोबाल्ट सिस्टी। तो इस कोबाल्ट सिस्टी से जो होता है कुछ अदृश्य प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं। क्योंकि ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने भी होते हैं उनसे कुछ अदृश्य प्रकार के किरणों का उत्सर्जन होता ही रहता है। और इन अदृश्य प्रकार की किरणों में एक्सरे इस अदृश्य प्रकार की किरणों में अगर मैं बात करूंगा तो 3 प्रकार की किरणें होती हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है और क्या होता है, गामा होता है। तो इस कोबाल्ट सिस्टी से निकलने वाला ये जो गामा रे होता है यही कैंसर के उपचार में क्या करता है, मदद करता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है कैंसर के उपचार में मदद करता है, किसके परिप्रेक्ष्य में, कोबाल्ट सिस्टी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन चूंकि इसकी वेधन क्षमता अधिक है इस वजह से इसका प्रयोग मानव के चिकित्सा विभाग में नहीं किया जाता है क्योंकि ये नुकसानदेह होता है। उसके पश्चात उससे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो उसका कम फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एक्सरे का होता है। ठीक है, याद रखना चाहिए ये जो एक्सरे है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी जो है उससे कम रहेगा। किससे कम रहेगा? तो इस गामा रे से। बस इतना आपको ध्यान रखना है, किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। ठीक है, तो एक्सरे की खोज पहले देख लेते हैं। तो खोज किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसकी तरंगदैर्घ्य आप देख सकते हैं, इसी को आप उठाइएगा लास्ट वाले को, 10⁻10 से लेके 10⁻8, फिर अगर 10⁻8 से लेके 10⁻7, इस तरीके से 3 आप याद कर सकते हैं। तो 10⁻10 से 10⁻8 मीटर है, इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य जो है इससे कम हुआ, तो इसकी मतलब आवृत्ति भी इससे क्या होगा, थोड़ा सा, अगर हम बात करें तरंगदैर्घ्य कम होगा तो आवृत्ति में भी क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। अर्थात इसकी वेधन क्षमता, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, उससे कम ऊर्जा किसकी है, इस एक्सरे की। तो अब ऊर्जा कम है तो इसको हम मानव जीवन के चिकित्सा विभाग में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब ये मानव के शरीर पे पड़ेंगे तो कम नुकसानदेह पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान पहुंचाएंगी। ये चीज याद रखिएगा, एक्सरे भी अगर मानव के शरीर तक देर तक संपर्क में रहा तो वो मानव को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका याद रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? चिकित्सा में, टूटी हड्डियों की जांच करने में, शरीर के किसी आंतरिक हिस्सों का चित्र लेने में, इन सब स्थानों पे उसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके पश्चात यूवी रे के बारे में बात करते हैं। यूवी रे को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे अर्थात इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के विषय में थोड़ा सा समझना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसके विषय में? पराबैंगनी किरणों के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। पराबैंगनी रे, पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण के विषय में पहली खास बात यह है कि इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे रिटर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, रिटर नामक वैज्ञानिक ने पराबैंगनी किरणों की खोज किया था। अब पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, ये मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ऐसा आप लोग पढ़ते हैं, ऐसा आप लोग समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आवृत्ति के आधार पे ये जो यूवी रे होता है, ये यूवी जो रे होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है यूवी ए, दूसरा होता है यूवी बी और तीसरा क्या होता है, यूवी सी। ये 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं।
अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी किस आधार पे पाई जाती हैं? आधार इसका क्या है? तो आधार इसका ये है कि इनमें आवृत्तियों में क्या है, अंतर पाया जाता है, इनके तरंगदैर्घ्य में अंतर पाया जाता है। तो यहां पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो UVC होता है इसकी आवृत्ति जो होती है ये सर्वाधिक होती है, और आवृत्ति सर्वाधिक होने के कारण जो है इसमें ऊर्जा क्या होती है, इसमें ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी। ये UVA और UVB जो होता है इसके अपेक्षाकृत इसकी आवृत्ति कम और इसकी अपेक्षाकृत इसकी आवृत्ति कम, यानी कि सबसे कम ऊर्जा अगर UV में पूछा जाए तो A में होती है, उसके बाद ऊर्जा किस में होती है तो B में, और सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, UVC में। अर्थात इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी, अर्थात इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि UVC का तरंगदैर्घ्य सबसे निम्न होता है, किसमें, UV में, तो इसकी ऊर्जा अर्थात आवृत्ति सर्वाधिक होगी, और इसकी जो होता है इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कहा यह जाता है, या आप लोग ये पढ़ते हैं, कहते क्या है, इसको पढ़ते हैं आप कि सूर्य के प्रकाश में ये UV रे आती हैं, UV रे आती हैं, कहां पर आती हैं, ये पृथ्वी पर आती हैं, और जब पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन पर पड़ती हैं और उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। लेकिन यहां पर एक अवरोध का काम करता है, एक मंडल होता है, एक परत पाई जाती है, एक गैस की परत पाई जाती है, और उस गैस की परत को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओजोन परत कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पता होना चाहिए, ये पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि मंडल कई होते हैं ना, पहला क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समताप मंडल के निचले परत पर जो है ये ओजोन परत पाई जाती है। और उस ओजोन परत का काम क्या होता है, इस ओजोन परत का काम ये होता है कि जब ये इससे टकराती हैं, किससे, पराबैंगनी किरणें जब इससे टकराती हैं ओजोन परत से, तो ये ओजोन परत अवशोषित कर लेता है इन किरणों को और पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे मानव सहित जीव जंतु जो होते हैं उसके हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या सभी प्रकार के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? नहीं, सभी प्रकार के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं कि विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी कहां से मिलता है, तो विटामिन डी इन्हीं पराबैंगनी किरणों से मिलता है। सूर्य के प्रकाश से जब पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारे त्वचा पर इर्गोस्टेरॉल जो होता है वो कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात विटामिन डी का निर्माण होता है जो हमारे हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो यूवी रे हमारे लिए लाभदायक भी है, यूवी रे हमारे लिए नुकसानदेह भी है। लेकिन प्रकृति की महिमा देखिए, ईश्वर की महिमा को समझने का प्रयास करिए कि ये जब यहां पर जाती है तो जाहिर सी बात है तीन तरंगदैर्घ्य अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है तीनों की ऊर्जा अलग अलग है। तो याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट ए जो होता है वो तो पूरी तरीके से अल्ट्रावायलेट जो सी होता है उसको पूरी तरीके से क्या कर लिया जाता है, इस ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वो ये जो अल्ट्रावायलेट बी है ये अल्प मात्रा में पृथ्वी पर आता है और ये अल्ट्रावायलेट ए जो है ये पूरी तरीके से पृथ्वी पर आ जाता है। तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी ये पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट सी जो है ये पृथ्वी पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसको सर्वाधिक जो है अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन परत के द्वारा, जो कि सर्वाधिक हानिकारक है। तो जब ओजोन मंडल में जो ओजोन परत में छेद होती है तब ये यूवीसी पृथ्वी पर आती है, जो हानिकारक प्रभावों से जो है जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सारी पराबैंगनी किरणें अच्छी नहीं होती, सारी पराबैंगनी किरणें जो है हानिकारक नहीं होती हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका कि यूवी ए और यूवी बी पृथ्वी पर आता है। हम जो सन स्क्रीन लगा के चलते हैं
कि त्वचा हमारी जलने से बच जाए या फिर हमारी आंखें झुलस जाती हैं, वो किसका प्रभाव होता है? वो इसी अल्ट्रावायलेट ए का होता है, इसी बी का होता है। इसके बाद भी लेकिन ये फिर भी विटामिन डी का जो है सोर्स होती हैं, विटामिन डी के निर्माण में ये सहायक होती हैं। और अल्ट्रावायलेट सी ही है जो हमारे जीन में परिवर्तन करने का कार्य करता है। याद रखिएगा, इस सी अगर हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो व्यक्ति को त्वचा कैंसर, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन, उसकी आंखों को प्रभावित कर सकता है, इवन मनुष्य के जीन में भी परिवर्तन कर सकता है। और जब जीन में परिवर्तन करेगा तो समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मानव का बच्चा मानव ना हो, कोई और बच्चा पैदा हो जाए, कोई जीव जंतु का बच्चा पैदा हो जाए। इतना खतरनाक होता है ये अल्ट्रावायलेट सी, और इसको नुकसान पहुंचाता है कौन? CFC। आपको पता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी मोटाई को जो है डाप्सन, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, डाप्सन में मापा जाता है। डाप्सन में इसको जो है इसकी मोटाई को मापा जाता है। ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है, बातें क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था UVB की, ठीक है, UV रे की। तो याद रखना है कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उत्पन्न करती हैं, और चूंकि ये हमने कहा कि गर्म होती हैं तो इसकी प्रयोग जो है सिकाई करने में भी किया जाता है, सिकाई करने में भी किया जाता है। आगे बात करते हैं विजिबल रे। विजिबल रे का मतलब होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का मतलब क्या होता है? जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए इस पेन को मैं देख पा रहा हूं, तो कैसे देख पा रहा हूं? सूर्य का प्रकाश आया होगा, सूर्य के प्रकाश में विजिबल रे होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य 3.9 × 10⁻⁷ से लेकर 7.8 × 10⁻⁷ मीटर के बीच में है। जब ये इससे टकराती है तो टकराने के पश्चात यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात हमारी आंखों पड़ती है, और आंखों में है रेटिना, और रेटिना ने प्रतिबिंब बनाया होगा उल्टा, उसके पश्चात हम वस्तुओं को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस विजुअल रे की खोज भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन ने किया था, और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड को अवरक्त किरणें कहते हैं, अवरक्त किरणें कहते हैं, और इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा कि इसकी आवृत्ति जो होगी इससे अपेक्षाकृत क्या होगी? कम होगी। सबसे आवृत्ति इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, यानी कि ये घटते हुए क्रम में हम आवृत्तियों के आ रहे हैं, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन बढ़ रहा है। तो हर्शेल के द्वारा खोजा गया जो इंफ्रारेड है, यह टीवी रिमोट में यूज किया जाता है और कोहरे में यूज किया जाता है। कोहरे में कैसे यूज किया जाता है? जब वायुयान उड़ाया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक कोहरा हो जाता है, कोहरे से आच्छादित हो जाता है, तो वहां पर इंफ्रारेड को भेजा जाता है, ठीक है, एक यंत्र के द्वारा इंफ्रारेड को निकाला जाता है। तो ये भी क्या होता है, ये जिस वस्तु पर गिरती है उसके ताप को ये भी बढ़ाने का कार्य करती है। तो कोहरे पे जैसे ही पड़ती है उसको वो गला कर नीचे कर देती है और मौसम को साफ कर देती है। तो टीवी रिमोट में और कोहरे में किसका प्रयोग किया जाता है? इस इंफ्रारेड का किया जाता है। टीवी रिमोट पर प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अभी मैं टीवी रिमोट पे आऊंगा, ठीक है। इसके पश्चात रेडियो वेव की बात करेंगे। तो रेडियो वेव दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग रेडियो वेव, एक शॉर्ट रेडियो वेव होता है। तरंगदैर्घ्य के आधार पर दोनों को बांट दिया गया, क्योंकि तरंगदैर्घ्य दोनों को अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो तरंगदैर्घ्य अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, इस वजह से इनको दो भागों में बांट दिया गया। आप रेडियो पुरानी देखते होंगे तो उसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव आप पढ़ाते थे ना। तो शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रेडियो, और जो आप मीडियम का मतलब ये लॉन्ग रेडियो से तात्पर्य होता था। तो शॉर्ट रेडियो की खोज किसने किया था? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। 10⁻³ से लेके 1 मीटर के बीच में इसकी तरंगदैर्घ्य होती है, और इसका उपयोग रेडियो में किया जाता था, टेलीविजन में किया जाता था। रेडियो टेलीविजन में इसी का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग रेडियो वेव की याद रखिएगा, मार्कोनी ने किया था। 1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होती है, और इसका भी उपयोग रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत नोट करने वाली बात है, उसको आप याद रखेंगे नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट है कि टीवी रिमोट में, ठीक है, टीवी रिमोट में जो होता है 2 प्रकार की तरंगों का यूज किया जाता है। एक इंफ्रारेड अर्थात
एक अवरक्त किरणें होती हैं, एक अवरक्त किरणें होती हैं, और दूसरी क्या होती हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा है रेडियो तरंगे। दूसरा है क्या, रेडियो तरंगे हैं। तो ये दोनों प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, आप पहले की रिमोट देखते होंगे, पहले की टीवी देखते होंगे, तो उसकी रिमोट की खास बात ये थी कि आप टीवी अगर सामने है तो रिमोट को आप सामने लाते थे और प्रेस करते थे, उसके बाद चैनल बदलता था। अगर रिमोट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो चैनल को आप नहीं बदल सकती, यानी कि उसको पूरी तरह से सीध में लाना पड़ता था। तो वहां पर कौन सी तरंगे होती थी, वहां पर अवरक्त किरणें होती थी। कैसी थी, वहां पर अवरक्त किरणें थी। लेकिन आज के समय में, वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करूंगा, तो इस समय आप देख पा रहे होंगे जो टीवी आ रही हैं, आप कमरे में बैठ के कहीं भी रिमोट को इधर उधर घुमा दीजिए, लेकिन चैनल क्या होता है, बदल जाता है। तो वहां पर कौन सा तरंग है, वहां पर रेडियो तरंग है। वर्तमान स्थितियों में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है रिमोट में, और पहले के समय में किसका प्रयोग किया जाता था, अवरक्त किरणों का। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों प्रकार के, अवरक्त और रेडियो। और याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन में एक ही डालेगा, चाहे वो अवरक्त डालेगा चाहे वो रेडियो डालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा जो तरंग का चैप्टर था उसको आपने कंप्लीट किया। अब अगले लेक्चर में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साउंड अर्थात ध्वनि को कवर करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करेंगे। धैर्य बनाकर रखिएगा, सारी चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, समय कम बच रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कैसे करना है वो सारी चीज़ों को हमको भली भांति पता है। बस आपका काम है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से बस पढ़ते चलिए, घबराना नहीं है आपको, और भी कूल होके पढ़ना है, एकदम कूल होके। जितना आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, आपकी उत्पादकता जो है पढ़ने की, वो बढ़ेगी। अगर आप घबरा के ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, तो क्या होता है, हौच पौच की कंडीशन आ जाती है, और वहाँ पे आप दिक्कत में आ जाते हैं। जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको भी आप गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा भी चीज़ों को बस क्रमबद्ध तरीके से लेके आगे बढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।